यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित। बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को शीतकाल के लिए होंगे बंद। भैया दूज के दिन केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को लगाई फटकार। कार्यों में लापरवाही को लेकर लिया अफसरों की क्लास। कहा जनहित के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पटवारी और एई-जेई भर्ती पेपर लीक मामले में फरार 25,000 का इनामी गिरफ्तार। बार बार बदल रहा था ठिकाने। हरिद्वार के अखाड़ों में दशहरे की धूम। महानिर्वाणी अखाड़े ने शस्त्र पूजन कर मनाई विजयदशमी। कहा प्राचीन काल से चली आ रही है शस्त्र पूजन की परंपरा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नैनीताल से। खबर आपको बता दें, सीएम धामी ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। समीक्षा बैठक में धामी ने अफसरों की क्लास ली। कार्य में लापरवाही को लेकर सख्त नजर आए सीएम धामी। जनहित के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ स्टेट हेड अजय डोंडियाल जुड़ गए हैं। अजय जी, समीक्षा बैठक की गई, यहाँ पर अफसरों के साथ सीएम धामी ने सख्त रवैया उन्होंने अपनाया। फटकार लगाते हुए अधिकारियों को नजर आया। कहा है उन्हें कि जनहित के कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि उनका पूरा वीडियो भी और उनका ऑडियो भी आप जरूर सुनवाइएगा। जनता उसको सुनेगी कि उन्होंने क्या क्या कहा। कमिश्नर से सीधे कमिश्नर से बात की, पहले अधिकारियों से बात की, उसके बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से बात करी कि आप इन अधिकारियों को समझाइए और ये जितने भी विकास कार्यों में अनियमितताएं बरती जा रही हैं, लापरवाहियां बरती जा रही हैं, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये एक वीडियो जो है पूरे प्रदेश में चैनल में, न्यूज चैनल्स में, अखबारों में लगातार छप रहा है अब कि सीएम धामी इतने सख्त नजर आए हैं विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर के। जब उन्होंने नैनीताल में बैठक की, तमाम अधिकारियों को लेकर के बैठक की और वहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत खुद मौजूद थे, वहां नैनीताल की विधायक मौजूद थी। उन सबके सामने अधिकारियों को फटकार लगाई, उनकी क्लास ली कि जनहित के कार्यों में कतई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कतई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए अजय जी, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बहुत सारा इनका चुनाव से इधर नजीबाबाद वाला इधर का पोर्शन जो है सारा हमारे यहाँ है, इधर से उधर हरिद्वार में आधा पोर्शन, ये सब ठीक हो जाना चाहिए। आप देख लीजिए, नहीं तो मतलब ये ठीक बात नहीं है। ये कि मतलब कि आप हो कि एनएच के पास है, वो कहें कि स्टेट के पास है, ये ठीक नहीं। जिसके पास भी है, हमारी सब से यहाँ बैठी हुई है, सभी लोग आपस में तय कर लें किसको बनाना है। कोई मजाक बात नहीं। दोबारा अगर आएगा अखबार में तो मैं देखे, फिर वो अच्छा नहीं होता कि हम किसी के खिलाफ कुछ लिखें, कुछ पढ़ें, किसी को कुछ कहें। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। कमिश्नर साहब, आप इसको बिल्कुल सुनिश्चित करवाइए। ये बहुत मतलब सीरियस बात है। विजयदशमी पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकालीन में बंद करने की तिथि घोषित कर दी गई है। 18 नवंबर को शाम 3:33 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल में बंद हो जाएंगे। विजयदशमी के अवसर पर भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की तारीख घोषित की गई है। आगामी 18 नवंबर को शाम 3:33 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद किए जाएंगे। बद्रीनाथ मंदिर परिक्रमा पथ के समीप परिसर में वैदिक ज्योतिष गणना के बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की तिथि की घोषणा की गई है। वहीं खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पत्नी सांसद डिंपल यादव के साथ जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर सपा नेताओं ने अपने नेता और सांसद का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भानियावाला के पावर लिफ्टर खिलाड़ी साहिल कुरैशी का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया।
देहरादून में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 28 अक्टूबर को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के शहीदों के घरों में आने वाली मिट्टी के कलश एकत्रित किए जाएंगे। अभियान को लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे और सभी कलश को देहरादून से दिल्ली भेजा जाएगा। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड में गांव-गांव से एकत्र मिट्टी विकासखंड मुख्यालय पर आई। नगरीय जो क्षेत्र हैं उनमें उनके एक केंद्र में एकत्र हुई है। अब हम प्रदेश मुख्यालय पर उसको लाने का कार्यक्रम बना रहे हैं। की तिथि संभवतः 28 तारीख को है और उसके पश्चात यहाँ से हम लोग उन सभी कलशों को एकत्र करके दिल्ली पहुँचाएंगे और दिल्ली कर्तव्य पथ पर 31 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में हम एक अमृत वन की स्थापना दिल्ली में हो रही है और देश भर में देश की रक्षा के लिए जिन जिन जवानों ने अपना शहादत दी है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनके आंगन की मिट्टी से एक अमृत वन की स्थापना दिल्ली में होगी और वो सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए, नवयुवकों के लिए, सेना में काम करने वालों के लिए, सेना को सपोर्ट करने वाले लोगों के लिए, सबके लिए एक प्रेरणादायी जो है वो एक वन की स्थापना उसको प्रधानमंत्री जी 31 अक्टूबर को। मोहनपुरा में डीलर मुकेश पाल के कार्यालय पर किसान मजदूर संगठन सोसाइटी की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों और गणमान्य लोगों ने नशा मुक्त क्षेत्र, गांव, शहर और जनपद बनाने का प्रण लिया। साथ ही सभी ने एक स्वर में कहा कि जो अभियान नशा मुक्ति को लेकर संगठन ने शुरू किया है उसमें सभी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण सैनी के संचालन में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष महक सिंह सोरी एडवोकेट ने कहा कि संगठन किसानों की समस्याओं को दूर करने में साथ ही सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसमें मुख्यतः नशाखोरी, युवा पीढ़ी को नशे से बचाने और जागरूक करने का काम किया जा रहा है। जी भाई साहब के यहाँ मोहनपुरा में और इन्हें जिला प्रभारी खाद्य आपूर्ति विभाग का इन्हें प्रभारी बना गया है, ताकि जो किसान और मजदूर हैं और जो आम जनता है उन्हें राशन कार्ड के लिए जो ना इधर उधर भटकना ना पड़े अधिकारियों। क्योंकि जिसको जो काम नहीं होते, जैसे कि मेरे को बताया है कि आप जो है सप्लाई में जो है जैसे राशन कार्ड संबंधित की जिम्मेदारी बनाएगी, जिसके राशन कार्ड नहीं बने हुए या उनके राशन कार्ड बनने में कोई परेशानी आ रही है या कोई दिक्कत है तो उनके लिए राशन कार्ड बनवाए जाएँ अधिकारियों से मिल करके। किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो रुड़की ब्लॉक से हो, चाहे वो नारसिंह ब्लॉक से हो, चाहे लक्ष्य से हो, चाहे भगवानपुर से हो या हरिद्वार से हो, तो उसका अधिकारी लोग बनाने के लिए तैयार हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हमारी बात होती रहती है हमारे अधिकारियों से। तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो क्यों नहीं बनेंगे और बनवाएंगे। इसीलिए है सरकार ने बनाई है, गरीब को गरीब का हक मिलना चाहिए। जैसा कि संगठन विस्तार चल रहा है, जिला हरिद्वार की सभी विधानसभाओं के विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए जा रहे हैं। जिला कार्यकारिणी का विस्तार हो रहा है, विधानसभाओं की कार्यकारिणी का गठन कराया जा रहा है और सभी विभागों से संबंधित जो जो समस्याएं लोगों को आ रही हैं, उनमें जो भी उन समस्याओं से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं, जो जानकार लोग हैं, उनको संगठन की ओर से जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। आज ये कार्यक्रम जैसे कि किसी का राशन कार्ड नहीं बन पा रहा, किसी का राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं हो पा रहा, किसी को ठीक से जो है राशन नहीं मिल पा रहा, इस तरह की जितनी भी समस्याएं जनता को आ रही हैं, किसान को, मजदूर को, सभी वर्गों को, उनकी समस्या के समाधान के लिए आज जो मुकेश पाल जी हैं उन्हें जिला प्रभारी घोषित किया गया है। संगठन का हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7983269616 और इस पर हमने व्यवस्था की है कि अगर किसी को भी कोई दिक्कत आती हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या बताएं, संगठन उस पर संज्ञान लेगा। भाजपा महिला मोर्चा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने पर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया और साथ ही करवा चौथ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस दौरान कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद रही। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा मसूरी मंडल अध्यक्ष गीता कुमारी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा हमेशा मातृशक्ति को बढ़ावा देती रही है और आज महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सम्मेलन था। मैं धन्यवाद करती हूँ भारतीय जनता पार्टी का, जो अगर कोई कानून भी ला रहे हैं तो नारी को इतना मान सम्मान देते हैं, नारी को शक्ति स्वरूप मानते हैं, नारी को वंदनीय मानते हैं और उस अधिनियम का नाम भी उन्होंने नारी शक्ति वंदन रखा है।
जिसके अंतर्गत महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा और वो राजनीति के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने के और अवसर प्रदान किए जाएंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कार्यक्रम है। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण दिया है, महिलाओं को सम्मान दिया है। आज हम मसूरी मंडल में आए हुए हैं, ये कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर और इसमें सभी बहनों ने उनको बहुत सारी ढेर सारी बधाई दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं और इस 33% आरक्षण मिलने पर महिलाएं बहुत आगे बढ़ेंगी। बढ़ते खबरों की ओर, जिले में काले गेहूं की खेती करने के प्रयास शुरू हो गए हैं। सामान्य गेहूं की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा कीमत वाले काले गेहूं के जरिए किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए जिले में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने डुंडा ब्लॉक के गेवला गांव जाकर इस नई मुहिम से जुड़ने के लिए किसानों को प्रेरित किया और काले गेहूं के बीज वितरित किए। जिले में लाल धान के रकबे को गंगा घाटी तक विस्तारित करने की कामयाब पहल से प्रभावित किसानों ने इस नई मुहिम को लेकर काफी उत्साह दिखाया। नवंबर महीने में काले गेहूं की खेती की जाएगी। काले गेहूं पे हम एक प्रदर्शन यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं और इन प्रदर्शनों को जो हमारी महिला मंगल दल है और जो NRLM के समूह है उनके माध्यम से ये प्रदर्शन कराए जा रहे हैं। हर एक किसान को आधे नाली का जो है यहाँ पे बीज माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है निःशुल्क वितरित किया गया है और भविष्य में जो है इसका किस तरह से इसको लगाया जाएगा और इसमें क्या जो है उसका भी प्रशिक्षण जो है यहाँ पे आयोजित। आज गेवला गांव में काले गेहूं के प्रदर्शन हेतु यहाँ गेहूं के बीज का वितरण किया गया है। साथ ही साथ किसानों से कृषि कार्यों को लेकर एक बृहद चर्चा भी हुई है कि किस प्रकार से आगे कृषि के कार्यों को किया जाए और सरकार के द्वारा क्या कुछ इसमें सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसके बारे में भी कृषि विभाग द्वारा जानकारी दी गई है। उम्मीद है हमारे प्रयास और जो एक्सपेरिमेंट है जरूर सफल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश में जाकर इन्वेस्टर ढूंढकर उत्तराखंड में ला रहे हैं, क्या वे इन्वेस्टर उत्तराखंड में आकर इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई रोड मैप भाजपा के पास नहीं है। नारायण दत्त तिवारी ने उत्तराखंड के अंदर औद्योगिक फैक्ट्रियां लगाकर रुद्रपुर में विकास किया, क्योंकि नारायण दत्त तिवारी के पास एक रोड मैप था, जिसके चलते आज काफी बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला है। क्या संशय, खुद मुख्यमंत्री जी को भी संशय है। जो जितने उनको प्रस्ताव मिले हैं वो जमीन पे उतार पाना, वो खुद ही कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। जब उनको ही विश्वास नहीं है तो जो उद्योगपति जो प्रस्ताव लेके आए हैं तो वो कैसे विश्वास करेंगे? जब स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी ने उद्योगों को आमंत्रित किया था यहाँ, सिडकुल के अंतर्गत 1000 से अधिक उद्योग यहाँ पर स्थापित हुए, तो उन्होंने तिवारी जी पर विश्वास व्यक्त किया। तिवारी जी के पास एक रोड मैप था, एक ब्लूप्रिंट था और इन्वेस्टर्स ने उस पर भरोसा किया और इन्वेस्ट किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो खुद ही संशय है कि इसको धरातल पर उतारना मुश्किल है, क्योंकि उनका तैयारी नहीं है। उत्तराखंड के कई अस्पतालों में कोरोना काल के बाद कोविड कर्मचारियों को हटा दिया गया था, जो अब विभागीय संविदा में समायोजन की मांग कर रहे हैं और मांग पूरी ना होने पर अनशन पर बैठ गए हैं। बावजूद इसके सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है, जिससे परेशान होकर कोविड कर्मियों ने सरकार को खून से पत्र लिखकर राज्यपाल को सौंपा। इस दौरान अनशन पर बैठे संतोष राणा ने कहा कि उन लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी, लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद सरकार ने उन्हें अस्पतालों से हटा दिया। वहीं आंदोलन कर्मियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 2 दिन के अंदर सरकार की तरफ से उनकी मांगों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो एक बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। हमारी एक गवर्नमेंट से एक जायज मांग थी। जब हमने 3 साल सरकार के साथ काम कर दिया, सरकार के कंधे से कंधे मिला के काम कर दिया उस दौर पे, जबकि अपने अपनों को नहीं देख पा रहा था। आज गवर्नमेंट हमें छोड़ने के एक बात देखने तक के लिए मौन बैठी है, हमारे लिए न सोच रही है हमारे बारे में, न सुन रही है। पहले बोलते थे कि कर रहा हूँ।
9 दिन यहाँ पे धरने को हो गया, 80 दिन हमारे भूख हड़ताल को हो गया सर। जब कहीं से काम नहीं बना, कहीं से गवर्नमेंट हमारे बारे में सोच नहीं रहे, तो आज हमने प्रदेश के मुहिम राज्यपाल जी को ये लेटर लिखा है। हाँ, खून के इच्छा मृत्यु। त्योहारी सीजन शुरू होने से ट्रैफिक पुलिस को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर बाजारों में पार्किंग की व्यवस्था न होने से सड़कों पर दबाव अत्यधिक देखने को मिलता है। इससे बचने के लिए अस्थायी व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा रही है। बाजारों के आसपास के स्थानों और मैदानों को अस्थायी पार्किंग के तौर पर चुना जा रहा है ताकि खरीदारी के दिनों में सड़कों पर अत्यधिक दबाव न बढ़े। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि त्योहार के सीजन में ट्रैफिक की थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि स्मार्ट सिटी और अन्य प्रोजेक्ट का काम भी चल रहा है। इसी को देखते हुए पुलिस ने सभी विभागों से मीटिंग की है। के सीज़न में जिस तरह से अभी व्यवस्था है उसको देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी ट्रैफिक को लेकर दिक्कत आएगी। और चूंकि स्मार्ट सिटी और अन्य जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका काम भी चल रहा है, तो सभी विभागों को इसमें थोड़ा सा सेंसिटाइज करना है। इसमें कोशिश की जा रही है कि सभी विभाग के एक संयुक्त रूप से मीटिंग हो जाए। त्यौहार सीजन में कुछ एक्स्ट्रा पार्किंग की जगह हमारे जो लोग हैं उनको मिल जाए, तो उसके लिए भी ट्रैफिक को बताया कि कैसे जो अभी आने वाले त्यौहार सीजन में कोई एक्स्ट्रा पार्किंग की व्यवस्था कर ली जाए। कुछ वेडिंग पॉइंट्स हैं उनसे बात कर ली जाए। ऐसे हमारे कुछ बैंक्स भी हैं रोड के किनारे जो 2 बजे के बाद खाली रहते हैं, तो उनसे भी बात कर ली जाए जिससे कि कुछ ना कुछ हमें यातायात में लोगों को सुविधा हो जाए। इसमें संबंधित जो और भी विभाग हैं कोशिश की जा रही है कि उनके साथ भी एक बैठक करके कोई समुचित समाधान निकाला जाए कि त्यौहारी सीजन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हमारे जो है लोग जो बाजार में आते हैं उनको दिक्कत ना हो। लोहाघाट में जनता और फायर सर्विस के जवानों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल शहर में बिना फिटनेस के 20 साल पुराने फायर ब्रिगेड वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं, जबकि नए नियमों के अनुसार 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को सरेंडर किया जाना चाहिए। एआरटीओ का कहना है कि इस मामले को लेकर फायर ब्रिगेड विभाग को नोटिस भेजा जा रहा है। तो वह अग्निशमन अधिकारी ने बताया लोहाघाट में आग बुझाने के लिए कोई अन्य वाहन नहीं है, जिस कारण मजबूरी में उन्हें पुराने वाहनों को चलाना पड़ रहा है। फायर स्टेशन लोहाघाट में 2 टेंडर हैं, एक वाटर टेंडर, एक होम टेंडर, बड़ा वाहन है। तो इनकी अवधि पूरी हो चुकी सर। लगभग 20 वर्ष इनकी कार्यकाल अवधि होगी है। तो आरए टेक्निकल महोदय के द्वारा बताया गया कि इनका रजिस्ट्रेशन जो है नहीं हो पाएगा, इनके जो है स्क्रैप की कार्रवाई की जाए, इनको न चलाया जाए। तो इसी क्रम में सर हेडक्वार्टर मेरे द्वारा वार्ता की गई, तो मुख्यालय से ये बताया गया कि 66 टेंडर इसी मॉडल के अन्य जनपदों में भी हैं, तो उनको क्रय करने की कार्रवाई प्रगति पे है। जैसे ही क्रय हो जाएंगे तो आपको टेंडर दे दिए जाएंगे। हरिद्वार में कनखल थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पटवारी पेपर लीक मामले में महीनों से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी आरोपी अनिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जिसको पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि 8 जनवरी 2023 को पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में कई लोगों के नाम सामने आए थे, जिसके बाद कनखल थाना पुलिस ने कई लोगों पर मामला दर्ज किया था, जिसके अंतर्गत पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी। जो घोटाला हुआ था उसका जो एक मुख्य आरोपी अनिल कुमार और अनिल ओजस्वी जो 25,000 का हमारा इनामी भी था, उसको कल कनखल पुलिस और एसओजी के संयुक्त अभियान से पकड़ा गया है। और इस पे इन मुकदमों के अलावा गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई लंबित चल रही थी और इसकी पुलिस को लगातार तलाश थी। ये लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। कल इसको पकड़ा जा चुका। आईआईटी रुड़की में प्रांत स्तरीय भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 12 विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में ग्रीनवे मॉडर्न स्कूल रुड़की ने प्रथम स्थान हासिल किया। साथ ही योगी मंगलनाथ एसबीएम इंटर कॉलेज मंगलोर दूसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में गोवर्धन विद्या मंदिर देहरादून की टीम तीसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता में एचआर पब्लिक स्कूल देवभूमि हरिद्वार की टीम को 7वां पुरस्कार मिला। आप जानते हैं और ये सर्वविदित है कि भारत विकास परिषद एक राष्ट्रीय संगठन है जो पूरे देश भर में संस्कार और सेवा कार्यों से हम समाज सेवा करते आए हैं। और हमारे ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण प्रकल्प हैं
जैसे कि आज जो हमारा ये कार्यक्रम हुआ है भारत को जानो प्रतियोगिता, ये 4 स्तरों में होता है। शाखा स्तर आज हुआ है, दूसरे नंबर का प्रांतीय स्तर, और जो विजेता टीम जाएगी वो क्षेत्रीय स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर। इसी तरह के हमारे और बहुत सारे प्रकल्प हैं। देखिए, ये कार्यक्रम करा के, ये प्रतियोगिता करा के हमें सिर्फ प्रसन्नता नहीं होती, हमें गर्व का अनुभव होता है कि हम बच्चों के अंदर अपने भारत की जो जितनी संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारे खेल कूद है, इतिहास है, भूगोल है, हमारा राजनीतिक क्षेत्र है, इन सब की जानकारी इस पुस्तक के माध्यम से बच्चों को दी जाती है। और भारत विकास परिषद द्वारा ही इस पुस्तक को बनाया गया है और बड़ी छाट के इसमें विषय लिए गए हैं, यानी कि भारतवर्ष का जितना भी इतिहास है या फिर ओवरऑल जो भी विषय भारत के हैं हमारे, उन सबको इसमें संजोया गया है। और इस प्रतियोगिता का उद्देश्य भी यही रहता है कि हम अपने जो देश के बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उन्हें अपने देश के विषय में संपूर्ण जानकारी हो, पूरा ज्ञान हो, और इसीलिए ये प्रतियोगिता प्रतिवर्ष कराई जाती है। ये भारत विकास परिषद का एक संस्कार के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिससे कि भारत के बारे में सभी प्रतिभागियों को जानकारी मिली। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसकी एक लिखित परीक्षा इस बार की गई थी उत्तराखंड प्रांत में, जिसको OMR शीट के द्वारा किया गया था। उसमें 12,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें से 10,000 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया। 18 शाखाएं हैं इस प्रांत में, उसमें से 121 स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इस तरह से ये प्रतियोगिता संपन्न कराई गई और इसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो आज की पीढ़ी के, जो आने वाली पीढ़ी के नायक हैं, उनको भारत के बारे में हम जानकारी दे सकें, जो हमारा हजारों वर्ष पुराना इतिहास है, सभ्यता है, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, ये जो आजकल जो हमारे लीडर हैं हर फील्ड में, चाहे वो फिल्म का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो स्पेस का क्षेत्र हो, या और जो भी इस तरह की घटनाएं हमारी हैं, उनके बारे में जानकारी इसके माध्यम से दी जाए। इसी के साथ फिलहाल फिर देवभूमि लाइव में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए ND24। नमस्कार।